कल से शुरू होगा बजट सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने पर होगी चर्चा। 1 फरवरी को आएगा अंतरिम बजट। आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। 31 घंटे से लापता हेमंत सोरेन पहुंचे रांची। कल ईडी के सामने पेश होंगे सीएम हेमंत सोरेन। दिल्ली आवास से ईडी ने 36 लाख रुपए किए बरामद। बीजेपी से पहले सीधे मुकाबले में इंडिया हारा और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 8 वोट इनवैलिड। बीजेपी 4 वोट से जीती। रामलला के दर्शन के लिए देश भर में आ रहे लोग। 23 जनवरी से अभी तक 20.50 लाख लोगों ने किए दर्शन। राजस्थान में स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन करने की तैयारी। मंत्री किरोड़ी बोले सभी स्कूलों और मदरसों में ड्रेस कोड लागू होगा। और पंजाब हरियाणा से लेकर बिहार तक 3 दिन तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ से अहम खबर आज सामने आ रही है। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई। बैठक में हरियाणा बजट सत्र की तारीख तय कर दी गई है। 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र और 6 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। तो फिलहाल तारीख का ऐलान हो चुका है। हरियाणा बजट सत्र की तारीख तय हो चुकी है इस बैठक में और बैठक इसी के साथ समाप्त हुई। 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र और ये 6 मार्च तक चलेगा। चंडीगढ़ से अहम खबर। विनोद गुप्ता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्यूरो चीफ विनोद, अगर देखा जाए बजट सत्र की तारीख का ऐलान हो चुका है खासतौर पर और ये मार्च तक चलने वाला है। जी देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो दूसरे टर्नओवर का ये आखिरी बजट होगा और जो 20 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक चलेगा। दो टाइम में होगा क्योंकि इसमें 20 मार्च से लेकर जो 20 फरवरी से जो बजट सत्र शुरू होने वाला है उसमें 7 दिन का गैप होगा। उसके बाद 6 मार्च तक। बिल्कुल विनोद, सिर्फ बजट सत्र को लेकर ही इस बैठक में चर्चा हुई? देखिए, बजट सत्र को लेकर भी चर्चा हुई है, तारीख तो तय हुई है, मोहर लगी है। साथ के साथ जो शहीदों के लिए जो पेंशन की थी, पेंशन को लेकर भी लगभग कई हजार करोड़ के लाख का जो है बात कर लीजिए, लाखों सॉरी करोड़ों रुपए का जो है शहीदों के लिए पेंशन की भी मोहर लगी है। उनको जो पेंशन देना है, कुछ जो विधवा लेकर पेंशन है या कोई और पेंशन है उनको लेकर भी सरकार ने जो 1 फरवरी से शुरू करनी है उसको लेकर मोहर लगाई है। और HSIDC को 15 करोड़ का जो है एक बजट भी पास किया है जिससे कि जो बजट सत्र हुआ उसमें खर्चा होगा उसको लेकर भी। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस बैठक में बजट सत्र की तारीखों के ऐलान के साथ पेंशन को लेकर और कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। जो ये प्रस्ताव जिनको लेकर बात की गई इस बैठक में उस पर भी मुहर लगी है। बढ़ते आगे गोहाना से अहम खबर। व्यापारियों के आह्वान पर शहर बंद। दुकानदारों से रंगदारी मांगने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। फायरिंग कर ये रंगदारी मांगी गई थी और जो रंगदारी की राशि है वो 2 करोड़ रुपए मांगी गई। शहर में दुकान, बाजार समेत फैक्ट्रियां भी बंद कर दी गई हैं। व्यापारियों के समर्थन में वकीलों का भी कामकाज पूरी तरीके से ठप हो चुका है। तो प्रदर्शन में वकील भी उतर आए हैं। तो फायरिंग कर ये रंगदारी मांगी गई। 2 करोड़ की रंगदारी। शहर में दुकान और बाजार समेत फैक्ट्रियां भी बंद हैं और व्यापारियों के समर्थन में वकीलों का भी जो कामकाज है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है। दुकानदारों से रंगदारी मांगने के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो व्यापारियों के साथ वकील भी इस प्रदर्शन का हिस्सा और समर्थन करते हुए व्यापारियों का
गोहाना से हम खबर आपको बता रहे हैं। दुकानदारों से रंगदारी मांगने के विरोध में लगातार जो व्यापारी संगठन है वो एकजुट होकर अब सड़कों पर उतर आया है और इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। फायरिंग कर शहर में दुकान और बाजार समेत कई फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं और व्यापारी कामकाज ठप कर अब हड़ताल पर है। तो लगातार अब व्यापारियों के समर्थन में वकील भी उतर आए हैं और लगातार इस बात का समर्थन कर रहे हैं, रंगदारी का विरोध करते हुए नजर आए। और इसी के चलते शहर की दुकानें और बाजारों को, फैक्ट्रियों को बंद कर प्रदर्शन किया। और ये नाराजगी व्यापारी संगठन की इस बात को लेकर कि 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई और शहर में दुकान बाजार इसी रंगदारी को लेकर बंद किया। इसका विरोध किया व्यापारियों ने और विरोध प्रदर्शन में अब वकील भी समर्थन करते हुए व्यापारियों का नजर आ रहे हैं। अपना कामकाज बंद कर अब प्रदर्शन में शामिल है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव होंगी राधा रतूड़ी। सूत्रों के हवाले से यह हम खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ आईएएस और मौजूदा अपर मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी। राधा रतूड़ी प्रदेश की हो सकती हैं नई मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव का पदभार से नवाजा जा सकता है, जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है राधा रतूड़ी को। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और इस रेस में इनका नाम आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने राधा रतूड़ी पर विश्वास और भरोसा जताया है। हालिया मुख्य सचिव 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं और ये जगह खाली हो रही है और इस जगह नियुक्ति की जा सकती है राधा रतूड़ी की। तो डॉक्टर एसएस संधू, उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार मिला था। बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। फिलहाल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा जताया है। वरिष्ठ आईएएस और मौजूदा अपर मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। राजेश, देखा जाए तो एक बार भरोसा जिस तरीके से उत्तराखंड के सीएम ने जताया है, तो क्या माना जाए ये जिम्मेदारी राधा रतूड़ी को ही सौंपी जा सकती है? बिल्कुल सोनी, हम बता दें कि इस समय की जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि मुख्य सचिव के तौर पर जो है राधा रतूड़ी पहली ऐसी महिला होंगी जो 1988 बैच की आईएएस अधिकारी है, जिनको जो है ये बड़ा पद जो है यहाँ पर मिलेगा, बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मिल सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। और ये भी जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर के एक हामी जो है राधा रतूड़ी के नाम को लेकर के रख ली है। क्योंकि इससे पहले मौजूदा चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू जो है वो इस समय कार्य में है और इसके साथ साथ देखिए उनका भी रिटायरमेंट आज से 6 महीने पहले पूरा हो चुका था, लेकिन वो एक्सटेंशन पे वो थे और अब 31 जनवरी को जो है उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल के बाद जो है बड़ी जिम्मेदारी मुख्य सचिव के तौर पर राधा रतूड़ी को मिल सकती है। इस तरीके की जानकारी, इस तरीके की सूत्र जो है वो अपने बिल्कुल राजेश, अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुख्य सचिव की रेस में जो है और भी नाम क्या सामने आ रहे हैं? देखिए काफी नाम तो चर्चित बहुत है, लेकिन इससे पहले की बात करें तो अभी फिलहाल जिस तरीके से 1988 बैच की अधिकारी हैं, पुरानी अधिकारी हैं, सुलझी हुई अधिकारी हैं,
क्योंकि कई बार जो है इससे पहले भी उनका चीफ सेक्रेटरी की दौड़ में जो है उनका नाम पहले भी आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है चीफ सेक्रेटरी की दौड़ में फाइनली जो है उनका नाम क्लियर नहीं हो पाया था। और इस बार कहीं ना कहीं लंबे इंतजार के बाद जो है अब संभवतः ये जताया जा रहा है कि उनके नाम को लेकर के एक हामी जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से भर ली गई है और जल्द ही उनके नाम के आदेश और नाम की औपचारिक तौर पे जो घोषणा है वो जल्द हो जाएगी। सोनी, तो कहा जा सकता है कि एक पहली ऐसी चीफ सेक्रेटरी होंगी जो उत्तराखंड की अब कमान संभालेगी और तमाम इन चीजों को देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी को चीफ सेक्रेटरी की बड़ी अहम जिम्मेदारी जो है वो मिल सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो पहली महिला देखा जाए राधा रतूड़िया मुख्य सचिव के तौर पर ये नई जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है, क्योंकि पूरा भरोसा जताया है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, एक तरीके से हामी भर दी है और जल्द ही इस पर आखिरी मुहर लग सकती है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली की परेड में यूपी की झांकी ने अब बाजी मारी है। यूपी सूचना एवं संपर्क द्वारा आयोजित ये झांकी जीती गई। यूपी लगातार 5वें साल अवार्ड से सम्मानित हुआ है। तो निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने यह पुरस्कार लिया है। तो लगातार 5वीं बार इस झांकी ने बाजी मारी और इस पुरस्कार से नवाजा गया। दिल्ली की परेड में यूपी की झांकी ने बाजी मारी है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। यूपी सूचना एवं संपर्क द्वारा आयोजित की गई थी ये झांकी। लगातार यूपी 5वें साल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने यह पुरस्कार लिया है। बढ़ते आगे लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें। एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक के इंसान में ब्रेन चिप लगाने का दावा किया गया है। कंपनी ने कहा है कि पहले मानव रोगी को ब्रेन चिप प्रत्यारोपण किया गया, जो सफल रहा और मरीज तेजी से ठीक हो रहा है। आपको बता दें कि एलन मस्क ने एक्स पर लिखा है, ये जानकारी साझा की है कि मस्क ने 2016 में अपनी न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक को स्थापित किया था और इसी में ये दावा किया गया है। बढ़ते आगे पीलीभीत में लोकसभा 2024 का चुनाव सकुशल तरीके से संपन्न करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर चुनावी व्यवस्थाएं बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान पूरा कराने के बाद अब ईवीएम प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है और पीलीभीत कलेक्ट्रेट परिसर में चलाए जा रहे इस अभियान को 28 फरवरी तक चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत मतदाता सूची में शामिल हुए नए मतदाताओं के साथ अन्य लोगों को भी अपने मताधिकार का सही से प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके लिए कलेक्ट्रेट परिसर में वीवीपैट और ईवीएम मशीन लगाकर एक मास्टर ट्रेनर और वहां पहुंचाने वाले लोगों को बाकायदा डमी वोट डलवाकर वोट करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पीलीभीत में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां एक और राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हैं, वहीं अब प्रशासन की ओर से भी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पीलीभीत कलेक्ट्रेट परिसर में आज से ईवीएम प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान 28 फरवरी तक चलाया जाएगा और इस अभियान में जो नए मतदाता हैं, जो मतदाता सूची में नए लोग शामिल हुए हैं, लगभग 33,734 ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। उन मतदाताओं के लिए प्रशिक्षण के लिए यहाँ ईवीएम मशीन लगाई गई है
और इस मशीन के जरिए नए मतदाताओं को ये सिखाया जाएगा कि कैसे उन्हें अपने मत का प्रयोग करना है। हमारे सामने इस वक्त ये बीपी पैड है और इस बीपी पैड के ठीक बराबर में ईवीएम मशीन है और यहाँ जो लोग पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिन लोगों को वोट डालना सही से नहीं आता है, ऐसे लोगों को सिखाने के लिए मशीन लगाई गई है और 28 फरवरी तक लगातार इस मशीन के जरिए लोगों को ये सिखाया जाएगा कि वोट कैसे डालना है। लगभग 33,734 जो नए मतदाता हैं वे भी यहाँ आकर ये सीखेंगे कि वोट कैसे पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त ईवीएम ट्रेनर हैं, आइए इनसे जानते हैं कि कब तक ये अभियान चलाया जाएगा और इससे क्या क्या किस तरह लोगों को सिखाया जाएगा। सर, ईवीएम मशीन लगाई गई है, बीपी पैड लगाया गया है, क्या किस तरह सिखाया जा रहा है लोगों को? ईवीएम से लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें ये लगा दिए गए 1 से 10 तक 16 तक जो है कैंडिडेट्स की ऐसी सूची अभी लगा दी गई है और उस नंबर के हिसाब से जो है ये बटन दबाते हैं, वो पर्ची इसमें आ जाती है। इससे ये होता है जिस कैंडिडेट को हम वोट दे रहे हैं वो वोट हमारा जो है देखने को मिल जाएगा सामने पर्ची पे कि वोट हम सही दे रहे हैं। कितने दिनों तक लगभग ये अभियान चलेगा? ये फरवरी लास्ट तक चलेगा, 28 फरवरी तक। पीलीभीत 2024 के लोकसभा चुनाव में 33,734 नए मतदाता, इसके अलावा जो अन्य मतदाता हैं उनके लिए ये प्रशिक्षण लगातार दिया जा रहा है जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में लोगों को वोट डालने में कोई दिक्कत ना हो। पीलीभीत से कुलदीप कल्प, के न्यूज। तो फिलहाल ये प्रशिक्षण जो नए मतदाता हैं उनके लिए बेहद अहम है। उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और साथ ही जो पुराने मतदाता हैं वो पहले से जो तौर तरीके हैं उनको पता है किस तरीके से वोट डालना है और क्या कुछ जानकारियां होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, बाराबंकी जिले का रुख कर लेते हैं। माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों के अंदर नवाचार लाने के लिए चल रहे मिशन पहचान कार्यक्रम ने अपना अंतिम मुकाम हासिल कर लिया है, जिसके तहत ब्लॉक लेवल से शुरू हुई परीक्षा जिले स्तर तक आकर खत्म हुई है और इसमें कक्षा 6 से 12 तक के करीब 1.5 लाख बच्चों में से बेस्ट 22 विद्यार्थियों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट और सेकंड रैंक हासिल की है। अब यूपी बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनाने के लिए मिशन 2024 के लिए तहत इनमें से 10वीं और 12वीं के बच्चों की एक्स्ट्रा तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें ये बच्चे प्रदेश की मेरिट लिस्ट में शामिल हो सकें और ये साबित कर सके कि सरकारी स्कूल और उनके शिक्षक किसी भी मायने में प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम जन्मेजय है। मैं क्लास 12 का मैथ का स्टूडेंट हूँ। आज कौन सा प्राइज जीता आपने मिशन पहचान परीक्षा में? सर, फर्स्ट प्राइज़ जीता है और मुझे बहुत बहुत खुशी है आज, क्योंकि मेरे पापा भी खुश होंगे और मेरे टीचर तो बहुत ही खुश होंगे। मैं जब एग्ज़ाम दिया तो हम बैठ कर सोचते रहे और सभी अपने अपने MCQ मिलाते रहे ऑनलाइन, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि हम नहीं मिलाएंगे, नहीं तो टेंशन होगी, गलत होंगे। तो 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हुए जो गलत हुए। फिर हमारा मन नहीं बोला कि हम जाएं वहाँ और मैं ऑनलाइन क्वेश्चनों को देखें। फिर एक दोस्त था अमरीश, जो बोला कि तू देख पहले, फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। निश्चित ही अच्छा लगा और बच्चों की प्रतिभा देखकर थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। जो परंपरा हम लोगों ने पिछले साल शुरू की थी, विद्यालय पे हम लोगों ने 3-3 बार विद्यालय स्तरीय परीक्षा कराई, फिर वहाँ से बच्चे निखर के तहसील पर आए, फिर तहसील स्तरीय मिशन पहचान परीक्षा में बच्चे निखर के आज ज़िले पर आए और अभी आप लोगों ने देखा एक एक नंबर के लिए कितनी कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, न केवल बच्चों के बीच, गुरुजी के भी बीच में। और निश्चित ही बच्चों में एक प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति एक सकारात्मक रुझान बढ़ा है और ये मिथक भी टूटा है कि सरकारी और एडेड स्कूल वाले विद्यार्थी अपेक्षाकृत कुछ कर नहीं पाते। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रोक करते हैं खबरों का। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां कोतवाली टांडा क्षेत्र के धरौरा गांव के निकट बस और ट्रक में टक्कर हो गई। टक्कर में 12 छात्र घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और आपको बता दें कि बस्ती जनपद से छात्रों से भरी बस अंबेडकर नगर के एक महाविद्यालय में आ रही थी और टांडा राजमार्ग से उतरते समय बस और ट्रक की आपस में टक्कर हो गई।
देखिए, पुलिस के पास अर्ली मॉर्निंग ये टांडा कोतवाली अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक प्राइवेट बस एक यू टर्न ले रही ट्रक में धुंध के कारण लड़ गई है। इस सूचना पर तत्काल हमारे थाना टांडा की पुलिस 112 और सभी अधिकारियों द्वारा आकर जब मौके पर देखा गया तब यह पाया गया कि यहाँ पर एक प्राइवेट बस जो कि राजन डिग्री कॉलेज थाना कोतवाली नगर बस्ती से बिहारी लाल डिग्री कॉलेज कटका के लिए MSc में पढ़ने वाले युवकों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए लेके आ रही थी। वह धुंध के कारण एक यू टर्न ले रहे ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया है। इस एक्सीडेंट में कोई हताहत नहीं हुआ है। जितने घायल थे उनको तत्काल जो है हॉस्पिटल में इलाज हेतु भेजा गया है, जहाँ पर उनकी स्थिति इस वक्त सामान्य बताई जा रही है। और जो रास्ते पे ट्रक के एक्सीडेंट के कारण जो रास्ता अवरुद्ध हुआ था उसको क्रेन के माध्यम से खोलते हुए रास्ते को चालू करा दिया गया है और शांति व्यवस्था कायम। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है ये खबर, जहां पर अधिकारियों को छापेमारी के दौरान पशुओं के खिलाने वाले चोकर में घटतौली का मामला सामने आया है, जिसमें बोरे पर लिखा हुआ है 50 किलो का बोरा 48 किलो का निकला, जिसमें 2 किलो से अधिक का चूना किसानों को लगाया जा रहा है। बिना बोरे पर मूल्य लिखे मनमाफिक दाम से जो दाम है वो वसूले जा रहे हैं। अमरोहा में पशुओं को खिलाने वाले चोकर में भी सेंधमारी की जा रही है और लगातार जो निर्माता हैं कंपनी के वो घोटाला करते हुए नजर आ रहे हैं। अमरोहा जनपद के वाट माप विभाग के अधिकारियों ने अमरोहा कोतवाली क्षेत्र के आने वाले कैलासा मार्ग स्थित गिरिराज ट्रेडर्स के यहां पहुंचकर छापेमारी की तो ये हकीकत सामने आई। आज जो अभियान चला है उसमें हमने एक तो ये MLD मसाले वाले जो हैं उनके यहाँ जांच करी है और जांच के दौरान जो है वो पैकिंग रजिस्ट्रेशन में जो गलतियां होती वो पकड़ी गई हैं और वेट और मेजर जो कि सत्यापित नहीं कराए गए थे और उनके लिए लिख दिया गया है, चालान कर दिया गया है। इसी तरह से गिरिराज ट्रेडर्स के यहाँ रुद्रपुर की कंपनी के जो द्वारिका फ्लोर मिल्स के बोरे मिले हैं वो वजन से 2 किलो कम है, चोकर के बोरे हैं। उन पे भी कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और साथ ही जो जहां पाए गए हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। आगे नोटिस देंगे कंपनियों को और इनके विरुद्ध जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कल देर रात सपा कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा एक होर्डिंग लगवाई गई थी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को पलटू राम बताया गया था। और इस मामले पर सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर का बयान भी सामने आया था। सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने सपा सुप्रीमो को सबसे बड़ा पलटू राम बताया है। 8 दलों से गठबंधन करके पलटने वाले अपने गिरेबान में झांके और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनके नेता ओम प्रकाश राजभर से डरे हुए हैं। नीतीश कुमार NDA के साथ आने पर इंडिया गठबंधन का दायंड हो गया है और उत्तर प्रदेश में सपा को सिर्फ 0 मिलेगा। जनता मोदी योगी ओम प्रकाश राजभर के साथ है। सावधान तो आपसे जनता हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा पलटू राम अगर कोई है तो वो श्री अखिलेश यादव जी है और इनके कार्यकर्ता अपने पलटू राम पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे नेताओं पर जो जनता के बीच में काम करते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, कमजोरों, वंचित वर्गों के बीच में रहकर के संघर्ष करते हैं, उनको जगाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको ये अनाप शनाप बोलते हैं। तो इनका ये चरित्र रहा है। इनकी घबराहट, इनकी बौखलाहट और इनकी हताशा ये बता रही है कि आने वाले चुनावों में इनको जनता अब स्वीकार नहीं कर रही है। ये जब से श्री नीतीश कुमार जी NDA में शामिल हुए हैं, जो इंडी गठबंधन बन रहा था, जो घमंडिया गठबंधन बन रहा था, जो डर का बंधन बन रहा था, वो पूरी तरीके से बिखर गया, टूट करके अलग हो गया। और अलग होने के बाद से श्री अखिलेश यादव जी की अकल काम करना बंद कर दिया है और उनके कार्यकर्ताओं का विवेक शून्य हो चुका है। तो K-News के खास शो जनहित में उठाया गया पीलीभीत की बदहाल व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर, जिसमें परिजनों के द्वारा शव वाहन उपलब्ध न हो पाने के कारण शव के ठेले पर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसको लेकर K-News के खास प्रोग्राम जनहित में प्रमुखता से इसे दिखाया गया था। और अब K-News की इस खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पीलीभीत
के सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार के द्वारा सीएससी बिलसंडा पर तैनात डॉक्टर मनीषा कुमार, फार्मासिस्ट और एएम अंसारी, वार्ड बॉय एसके पांडे, तीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और तीनों को जिला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। आपको बता दें कि साथ ही पूरे मामले में हुई कार्रवाई की लिखित रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है और 3 सदस्यीय टीम बनाकर पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने पर जो भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। बिलसंडा में जो प्रकरण हुआ है जिसमें एक मृत महिला को शासकीय वाहन को उपलब्ध नहीं कराया गया, ऐसा उसमें दर्शाया गया है। इस पे तत्काल संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा संबंधित एमओआईसी, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय तीनों पर ही सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें अपदस्थ कर दिया गया है, वहाँ से हटा दिया गया है और जांच अभी हम इस प्रकरण की पूरे की करा रहे हैं 3 सदस्यीय समिति से और उसके बाद में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो अमल में आएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि क्रिकेट मैच की जीत की खुशी में हुई दारू पार्टी में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात मनीष यूट्यूबर नामक युवक के घर पर चल रही दारू पार्टी में दीपक नामक युवक के सिर पर पंच लगने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग हुई और इसके बाद उसकी मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर गुरजान में देर रात्रि हो रही दारू पार्टी में किसी बात पर हुई बहस मारपीट में तब्दील हो गई और इसके बाद सुलह हो गई। घर पहुंचने पर युवक की तबीयत खराब हुई और इसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। मामला एक नामी यूट्यूबर से भी जुड़ा हुआ है, जिसके घर पर यह मारपीट की घटना हुई है। दीपक सिंह अपने मित्र मनीष सिंह जो कि यूट्यूबर है, यूट्यूब चैनल बेचने की पार्टी में वहाँ उसके घर पर पार्टी चल रही थी, जिसमें ये भी शामिल था। अत्यधिक शराब के सेवन के पश्चात दोस्तों में कहा-सुनी हुई और एक पंच दीपक सिंह को लगा, जिसके पश्चात ये पार्टी छोड़ करके अपने घर चला गया। 2-3 घंटे बाद जब इसकी तबीयत खराब होने लगी तब इसको जिला अस्पताल ले गए, जहाँ पर इसको कोई ज़ाहिरा चोट नहीं थी। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। मरीजों से बातचीत कर स्वस्थ होने का आश्वासन दिया गया। पेयजल की व्यवस्था को सुधारने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। 1 सप्ताह में जिले में 10 डॉक्टर और 2 से अधिक एम्बुलेंस मिलेंगी। न्यूरोसर्जन डॉक्टर को जिले में लाने की मांग को लेकर आश्वस्त किया गया है। 15 दिन पहले मैं आया था निरीक्षण करने और कुछ काम बता गया था। कुछ हॉस्पिटल मैनेजमेंट की और मेडिकल कॉलेज की मांग भी थी। उन सबको इस हद तक पूरा हुआ है ऐसा देखकर, और क्योंकि ऐसा ना लगे कि अपन एक बार आए हैं तो 1 साल ना आए, इसलिए रिपीट भी मैंने किया कि ऐसा नहीं है कि हम एक बार आए हैं तो 1 साल बाद आएंगे, कभी भी आ सकते हैं, ताकि जनता का विश्वास बना रहे। रुक करते हैं अगली खबर का। जबलपुर में मध्य प्रदेश और रीजन की 2367 करोड़ लागत और लगभग 226 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास नितिन गडकरी, भारत सरकार और डॉक्टर मनमोहन यादव मुख्यमंत्री से वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड जबलपुर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में किया जाएगा और कार्यक्रम में आमजनों की सहभागिता के उद्देश्य से रैंडम आधार पर चयनित लगभग 25,000 जिलेवासियों को आमंत्रित पत्र भेजे गए हैं। खबर मोगा से है, जहां पर मोगा के जिले के गांव खोसा कोटला की ये खबर सामने आ रही है, जहां कुत्ते ने आतंक मचाया और 2 स्कूली बच्चों सहित 6 से 7 लोगों को कुत्तों ने काटा। एक बुजुर्ग महिला की हालत नाजुक है, फरीदकोट रेफर किया गया। 2 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और गांव वासियों ने कुत्ते को गोली मारी ताकि किसी और को जख्मी होने से रोका जा सके।
ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਮਰੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ। ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕੱਟੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਂਟੀਸੀਰਮ ਵਗੈरह ਲਾ ਰਹੇ हैं, ਅਸੀਂ ਸਾरा कुछ देख रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस पंजाब से नशा तस्करों और नशे के खात्मे के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है, जिसके चलते आज बटाला के गांधी कैंप में 4 पुलिस चौकियां तैनात की गई और इन पुलिस चौकियों का निर्माण विभिन्न प्रवेश द्वारों पर किया गया, जिसमें हर समय पुलिस तैनात रहेगी और इन चौकियों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन चौकियों में पुलिस नशेबाजों और नशा तस्करों पर भी नजर रख सकेगी। हाँ जी, अभी 1 महीने पहले एक जॉइंट मीटिंग होया सीगा, MLA साहब भी सीगे, मैं भी सीगी इत्थे, सारी वासियां दे नाल गल होई सीगी। नशे दी इत्थे ज़्यादा प्रॉब्लम होने कारण पुलिस का एक प्रेजेंस वधाउण वास्ते असी उस दिन यही सुझाव आए सीगे सामने कि इत्थे आपां एक आउटपोस्ट पुलिस आउटपोस्ट असी मतलब होना ज़रूरी सीगा। और अज CSR एक जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंदी है उहदे तहत MLA साहब ने और एक वीर सिंह जो स्टील इंडस्ट्री हैगे उन्हां दे मदद दे नाल अज गांधी कैंप दे उत्थे एक उद्घाटन की गई हैगी है। ये एक स्टैप हैगा जी अपने नशे के खिलाफ जो मुहिम जो साडी चली हुई है। तुसीं वेख सकदे कि पिछले 1 साल दे विच ऑलमोस्ट साडी इत्थे 2.25 करोड़ की जो प्रॉपर्टी हैगी आ वो अटैच हो चुकी नहीं बटाले दे विच। हुण भी साढ़े 3 केसेस चल रहे हैं, उदा भी कुल मिला के तकरीबन करोड़ रुपए का जो है प्रॉपर्टी अटैच हो जाऊगा। रुक करते हैं दुमका का। दुमका में संथाल परगना महाविद्यालय के सामने छात्र समन्वय समिति द्वारा आयोजित JSSC JCL परीक्षा में पेपर लीक मामले में JSSC अध्यक्ष का पुतला दहन कर छात्रों ने रोष जताया और छात्रों का ये भी कहना था कि इस मामले में CBI जांच हो और आर्थिक दंड लगाकर कानूनी जो कार्रवाई है उसे जल्द से जल्द की जाए। ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों और यथाशीघ्र हटाकर उसे दूसरे एजेंसियों के द्वारा परीक्षा आयोजित की जाए, जिसमें परीक्षा प्रतिशत पूरी हो सके। छात्रों का ये भी कहना रहा कि 28 जनवरी को लिया गया सभी परीक्षा को रद्द करते हुए आगामी 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा को भी रद्द किया जाए। और इस बात की शंका जताते हुए छात्रों ने कहा कि इसमें भी लीक होने की पूरी संभावना है और इस बात का भी जिक्र किया कि CBT मोड में लिया जाए। छात्रों द्वारा ये भी कहा गया कि सरकार साफ सुथरा नियोजन नीति और स्थानीय नीति बनाए और इसी के आधार पर इस प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। बढ़ते आगे रुक करते हैं पंजाब का। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब की जनता को सेहत सहूलतें देने के लिए 26 जनवरी से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सभी दवाइयां और अस्पताल से ही देने की और सभी एक्सरे और टेस्ट फ्री करने के लिए आदेश जारी किए हैं। और टीम ने मोगा के सरकारी अस्पताल का दौरा किया। मरीजों को ये सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई हैं और इसको लेकर मरीजों ने भगवंत आमान का धन्यवाद भी दिया। लेकिन इन सुविधाओं का तभी फायदा है अगर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को भी पूरा कर लिया जाए। SMO सुखप्रीत सिंह ने कहा है कि अस्पताल में ये सुविधाएं तो शुरू हो चुकी हैं, मरीजों को हर तरह की सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि डॉक्टर्स की कमी पाई जा रही है और रात के समय डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी पर नहीं आते और मोगा के सरकारी अस्पताल में MD डॉक्टर की बहुत ज़्यादा कमी है और भी कुछ दिनों से कोई डॉक्टर नहीं है। हाँ जी बंद है ਮੈਡੀਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਡੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਐਕਸ-ਰੇ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਇੰਪੈਨਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਆ ਜੀ, ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ 10 ਹੈਗੇ ਅਰਾਊਂਡ 10 ਅਰਾਊਂਡ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ 10-11 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਾਲੇ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਆ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਊਗਾ। बढ़ते आगे, गुरदासपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पठानकोट जिले में 3 फरवरी को NRI सम्मेलन करवाया जा रहा है जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी हिस्सा ले रहे हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ADCs SDM ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ NRI ਮਿਲਣੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ NRI ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ NRI ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਏਜੰਡੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਪਿਆ ਅਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में योगी मंत्रिमंडल सदस्यों के दर्शन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि 1 फरवरी को अयोध्या में मंत्रियों को दर्शन करने का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राम भक्तों के दर्शन में सुविधा के लिए मंत्रियों का ये दर्शन टला है ताकि जो आम श्रद्धालु हैं जो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इस लिहाज से इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। हालांकि इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही थी और 1 फरवरी को अयोध्या में दर्शन के लिए पहुंच रहा था ये मंत्रिमंडल। फिलहाल बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, स्थगित हो गया है ये कार्यक्रम। 11 फरवरी को योगी मंत्रिमंडल के सदस्यों का अब दर्शन का कार्यक्रम एक बार फिर से सुनियोजित किया जा सकता है। वजह जो निकलकर सामने आई है स्थगित होने की, वो फिलहाल आम जनमानस जो श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो राम भक्तों को, इस लिहाज से ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है। क्योंकि एक लंबे अरसे बाद राम भक्तों को रामलला के दर्शन करने का ये सानिध्य, ये मौका प्राप्त हुआ है। और इसी खबर पर संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कौशलेंद्र, क्या अपडेट है, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है, कार्यक्रम स्थगित हुआ है? देखिए, आपको बताएं कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक एडवाइजरी जारी हुई जो बीजेपी शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को
के साथ अयोध्या श्री रामलला के दर्शन कार्यक्रम लगाया गया था। लेकिन बात यह है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र जो क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट है, उसने कहा कि अभी जो राम भक्तों की भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है और अगर वीआईपी कल्चर इसमें बीच में आएगा तो इनके दर्शन के लिए काफी परेशानी होगी जी। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा एक एडवाइजरी आई है कि जो अभी बीजेपी शासित राज्य हैं सरकार के, उनके अभी जो है दर्शन का कार्यक्रम स्थगित किया जाए। अभी जो राम भक्त आ रहे हैं जो दर्शन करके लिए, जो आम पब्लिक जो जनता जो जनार्दन वहाँ पे जनार्दन दर्शन करने की इच्छुक है, अभी उनको करने दिया जाए। उसके बाद फिर बाद में जो है मंत्रियों का समूह और मुख्यमंत्रियों का समूह वहां जाके दर्शन करेगा। बिल्कुल कौशलेंद्र, जो बात निकल कर सामने आ रही है ऐसे, क्योंकि काफी लंबे अरसे बाद ये मौका आम जनमानस को मिला है, रामलला के दर्शन का जो सौभाग्य मिला है, और इसमें निरंतर जो भीड़ है ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये भीड़ यहाँ पर निरंतर बनी रहेगी। तो ऐसे में ये कार्यक्रम कैसे एक बार फिर से निर्धारित होगा? देखिए, आपको बताएं, क्योंकि रामलला को जो 500 सालों का जो संघर्ष रहा, उसके बाद जो 73 साल कोर्ट कचहरी के मुकदमे जो झेले और जिन्होंने अपने परिवार को खोया कार सेवक में, उसके बाद उस खेद का जो माहौल था जब रामलला विराजमान कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, आप देखे होंगे कितने बैरिकेडिंग, कितने लोगों को रोका गया था कि वहां से भीड़ न होने पाए, कार्यक्रम ठीक हो जाए। लेकिन अब जो कार्यक्रम होगा, पहले रामलला के दर्शन के लिए जो आम श्रद्धालु हैं, जो राम भक्त हैं, इनका जब दर्शन का कार्यक्रम हो जाएगा, जब वहाँ थोड़ी सी गैदरिंग कम होगी, उसके बाद फिर जो है सरकार की तरफ से एडवाइजरी आएगी, उसके बाद फिर इन मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, क्योंकि जब भी मंत्रिमंडल दर्शन के लिए पहुंचेगा तो एक सुनियोजित जो व्यवस्था है वो निर्धारित करनी होगी और उस तरीके से तैयारियां भी करनी होगी, और आम जनमानस को जो श्रद्धालु हैं रामलला के दर्शन के लिए, उनको उनके दर्शन में किसी तरीके का कोई विघ्न ना हो, इस लिहाज से ये फिलहाल कार्यक्रम स्थगित किया गया है। जो आगे इसे एक बार फिर से एडवाइजरी केंद्र सरकार के सामने आएगी, उस तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, और इसी के चलते फिलहाल ये मंत्रियों का दर्शन टला है। बढ़ते आगे, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव और जेजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर सभरवाल ने एक बार फिर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि हर चुनाव में समय और स्थिति अलग अलग होती है, और इसीलिए इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें क्षेत्र के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि नववर्ष के दिन भी उनकी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत से राजनीति पर चर्चा हुई थी, और उन्होंने ये दावा किया था कि विधानसभा चुनाव भी गठबंधन में ही होगा। श्याम सुंदर सभरवाल बीती शाम बावल विधानसभा के गांव सुलखा में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करने के उपरांत पत्रकारों से मुखातिब हुए थे, और सभरवाल ने फीता काटकर टूर्नामेंट का भी शुभारंभ किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। और इस दौरान खिलाड़ियों और ग्रामीणों ने सभरवाल का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। राजनीतिक 2024 में इस वर्ष में चुनाव, और इस क्षेत्र की जनता, बाड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का अथाह प्यार, प्रेम और सहयोग मुझे दोनों चुनाव में मिला है, और उन्हीं की सोच है, उनकी भावना है कि बाड़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस बार विधानसभा के अंदर श्याम सुंदर सभरवाल करे। श्याम सुंदर सभरवाल यहाँ से विधायक हो, और उनकी भावना के साथ ही हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। बढ़ते आगे, सूरतगढ़ सत्य राम भक्तों का जत्था जय राम का जयकारा लगाते हुए अयोध्या के लिए रवाना हुआ है, और ये सभी राम भक्त बीकानेर से ट्रेन में आस्था एक्सप्रेस में रवाना हुए, और इस ट्रेन में गंगानगर, बीकानेर, पाली, जालौर, जोधपुर महानगर के भक्त दर्शन करने के लिए रवाना होंगे। बहुत ही उत्साह था। ये सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत विकास परिषद, विश्व हिंदू परिषद और सेवा भारती विभिन्न संगठनों के सदस्य थे, और इस जत्थे को सूरतगढ़ से विभाग कारवा चंद्र सिंह जी ने सभी राम भक्तों को माला पहनाकर रवाना किया। इस यात्रा की सूरतगढ़ जिले के यात्रा संयोजक श्याम अरोड़ा के मार्गदर्शन में यात्रा की जाए।
खबर हनुमानगढ़ से है, जहां फसली ऋण प्रणाली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 और 25 हेतु फसलवार पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी, रेशम कीट पालन और शहतूत लाख की खेती हेतु ऋण वितरण के मापदंड निर्धारण करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय तकनीकी कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट में और कलेक्टर काना राम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि एक ही कृषि या जलवायु जोन के मापदंडों में अधिकतर अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि श्रीगंगानगर जिले के निर्धारित मापदंड में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। सीधे रुख करते हैं हरियाणा का। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। मेरा आपसे यही आह्वान है कि आज वोटों की अपील के लिए हमको घर घर जाना होगा और जाकर के अपनी बात कहना, उसकी बात सुनना। अच्छा तो यह है कि पहले सामने वाले की सारी सुनो। कुछ कार्यकर्ता स्वभाव होता है कि जाएंगे अपनी अपनी बात कह देंगे और कह के आ जाएंगे हम अपना काम कर आए। ऐसा नहीं करना, सामने वाले की सुननी है। सुनने के बाद फिर उसका लेवल कहां है वहां से बात शुरू करनी है। रटा रटाया ऐसा नहीं है कि हमने बात शुरू की, हाँ हाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं और ये चुनाव है, ये कैंडिडेट है, ये कमल का निशान है, ये करना वो करना, वोट देना, अच्छे जम जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसका असर नहीं होता, उसका भी होता है। कैसे असर होता, एक घटना सुनाता हूं, पहले मैंने कई जगह सुनाई है। अपने एक नेता होते थे भारतीय जनता पार्टी के, सिकंदर बख्श जी। कभी पहले वो जनसंघ के समय आ गए थे, उससे पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के पदाधिकारी रहे। और जनसंघ के समय की बात है, चांदनी चौक में वहां के जो नेता चुनाव में खड़े हुए अपने जनसंघ के, तो तय किया कि हर कार्यकर्ता अपने गली में जाकर के घर घर में और बार बार संपर्क करेगा। उस समय चुनाव अभियान होता था 42 दिन का, अब तो 14 दिन का रह गया। उस 42 दिन में लगातार काम करते थे। गति थोड़ा काम करने की कम होती थी, लेकिन कई प्रकार के ऐसे चुनाव, एरिया क्षेत्र भी बड़ा होता था। अब तो छोटी छोटी कंस्टिट्यूंसी हो गई। तो एक रामू रिक्शा वाला जनसंघ का कार्यकर्ता उसके जिम्मे लगा कि इस गली में सब घरों में हर हफ्ते में एक बार जरूर जाना है। उसी गली में सिकंदर बख्श जी का मकान था। अब वो अनपढ़ रामू रिक्शा वाला पर्चे कुछ उनको दे दिए,
दीपक का निशान लेकर के और चले जाते थे, घर घर जाना, सिकंदर वक्त के घर की घंटी कुंडी खटखटाना। सिकंदर वक्त नहीं होते थे दिन में, अपने पार्टी के काम के लिए जाते होंगे। माता जी उनके निकल के आती, माता जी आई, बोलो बेटा, कहा कि मेरा नाम रामू है, कोने वाले घर में रहता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। अब चुनाव आ रहे हैं, उस इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट हैं, अमुक उसका नाम है, दीपक का निशान है, बहुत हमारी पार्टी अच्छी है। पार्टी के 2-4 नेताओं के नाम ले दिए, पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छी पार्टी, हमारा कैंडिडेट भी अच्छा, तो उनको वोट देना है माता जी। और माता जी ने सुना, सुन करके दरवाजा बंद, वो बाहर चला गया। हफ्ते बाद फिर चला गया रामू, कुंडी खटखटाई और जाकर के कहा कि माता जी मेरा नाम रामू है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, कोने पर रहता हूँ, हमारी पार्टी दीपक का निशान, अमुक हमारे कैंडिडेट अमुक खड़े हैं, आपने अमुक दिन चुना। माता जी कहती है पिछले हफ्ते भी तो आया था। हाँ हाँ माता जी आया था, और मैं अगले हफ्ते फिर भी आऊंगा। तीसरे हफ्ते फिर चला गया, फिर वही बात। माता जी ने सुना ये कैसा आदमी है, एक ही बात बार बार रटता, फिर बार आके कहता। तीसरे के बाद चौथे हफ्ते फिर चला गया, फिर वही बात। इस बार माता जी थोड़ा गुस्से हुई कि बार बार आने की क्या जरूरत है, तुमने 1 बार 2 बार 3 बार, अब चौथी बार आ रहे हो, बार बार मत आया करो। नहीं नहीं माता जी, मेरी पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं अपनी ड्यूटी हर हफ्ते देने आऊंगा। चौथा हफ्ता निकल गया, 5वां निकल गया, छठे हफ्ते माता जी को भी लगा, क्योंकि छठा आखिरी हफ्ता था 42 दिन का, कि ये कार्यकर्ता कैसा है, हर बार आ जाता है। उसको थोड़ा सा अंदर से सहानुभूति हो गई। और 3 दिन बाद, 2 दिन बाद जब चुनाव था, रामू अपना रिक्शा ले जाकर के खड़ा कर लिया उसने दरवाजे पर। माता जी आप बुजुर्ग हैं, चलने में दिक्कत आएगी, आओ मेरे रिक्शा पर बैठो, मैं आपको वोट डलवा के लाता हूँ। माता जी बैठ गई रिक्शा पर, और रास्ते में जब जा रहे थे रिक्शा चला के, फिर वही माता जी मेरा नाम रामू है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, कोने वाले घर में रहता हूँ, मैं दीपक हमारा निशान, हमारी पार्टी ये नेता ये, और वो बात फिर दोहरा दी। ले गए, माता जी बूथ पर पहुंची। उस समय बैलेट बॉक्स होते थे, ये तो मशीनें तो नहीं होती थी ईवीएम, बैलेट बॉक्स में वो पेपर मिलता था। माता जी ने पेपर लिया, ऊपर नीचे देखा कि दीपक का निशान यहाँ है, उठाई, मोहर लगा के ठप दीपक के लगाई, लगा के बंद करके डाल के आ गई। लाए घर में लेके छोड़ दिया। माता जी धन्यवाद, आपने दीपक पर नहीं डाला होगा। माता जी चुप रहे कि आपने तो दीपक पर निशान लगाया ही होगा। कर वो छोड़ आए, घर चले गए। शाम को सिकंदर वक्त आते हैं, माता जी मुझे भूख लगी है, मुझे थक गया हूँ, गर्म पानी दो, मैं जरा हाथ मुंह धो करके खाना खाऊंगा, जल्दी सो जाऊंगा। माता जी कहते मर जाने, तू काय में थक गया, क्या किया सारा दिन? कि माता जी अपने पार्टी के लोगों के लिए वोट मांगे, उसको वोट डलवा के मैं बूथ पर गया था, वहां वोटिंग करा के आया हूं। माता जी कहते हैं तुम्हारा कैंडिडेट जीतेगा नहीं। कैसे नहीं जीतेगा? तुम कह रही हो, माँ मेरी माँ हो के? क्या मैं कह रही हूँ? कि बता तो सही क्या कारण है? कि ये कारण है कि तेरी माँ आज दीपक के निशान पर मोहर लगा करके वोट दे के आई है, इसलिए तेरा कैंडिडेट नहीं जीतेगा। माँ ऐसा क्यों किया? तो माँ ने बताया कि जिस पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा होता जो मेरे यहां दरवाजे पर आकर के उसको पता है कि मैं सिकंदर वक्त की माँ हूं, 6 बार आया मेरे पास वोट मांगने के लिए, और आज मुझे बैठा करके लेके गया बूथ पर, मैं वोट दे के आई हूं उसका। ऐसा बताते हैं कि सिकंदर वक्त के ऊपर उस घटना का बहुत प्रभाव हुआ, और कुछ दिन के बाद वो जनसंघ में खुद भी आ गए। तो मित्रों, भाई बहनों, इन चीजों का असर होता है कि हम अपनी, चाहे नहीं हमें ज्यादा समझ होगी, रटराई बात भी जाके कहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी सामने वाले को समझाने के लिए उसका क्या, उसके मन में शंका है, ये भी बतानी पड़ती है। और जब हम ये बताएंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर असर जाएगा। तो हम अपने वोट बैंक को कैसे बढ़ाया जाए, एक एक बूथ की हमने चिंता करनी है। बूथ जीता तो समझो, बूथ जीता चुनाव जीता।